नमस्कार, इंडिया वॉइस में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1985 से 86 के बाद उत्तर प्रदेश ने विकास के मामले में अंधकार का एक लंबा दौर देखा है। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा बहुत अलग हो चुकी थी। यहाँ के युवाओं, व्यापारियों और नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अंधकार से निकलकर बीमारू राज्य से उबर कर अब विकसित राज्य की ओर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश ने 1985-86 से लेकर के बीच के कालखंड में, जिसे घोर अंधकार का युग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, जिसने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में बदल दिया था। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाएं बहुत भिन्न हो गई थी। यहां के युवाओं के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने और यहां के नागरिकों के सामने एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था। मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश अपनी इन सभी अंधकार के युग से उभर करके, बीमारू राज्य से उभर करके एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर। पीलीभीत लोकसभा से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने गांधी परिवार के विरोधियों पर तंज कसा है। उन्होंने यहां पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में कहा कि मीठी मीठी बातों में वोट देने की जरूरत नहीं है, वोट काफी सोच समझ कर देना है, ऐसा वैसा काम ना करें, अपना दिमाग लगाकर ही वोट दें। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं। मैं चाहता हूं ये जमीन हम उनके लिए सींच के जाएं। मैं चाहता हूं कि महाराज जी ले लीजिए, फिर क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है कोई जरूरी हो। क्यों मत सुनो, इधर आ जाओ। आप बिल्कुल इनको ऐसा मत करो, कल जाके ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। समय की गति को समझा करो महाराज जी। मुझे लगता है समय अच्छा। यूपी के प्रयागराज में 10वीं के एक छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं स्कूल में अपनी चचेरी बहन के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। छात्री की हत्या का आरोप दूसरे समुदाय के कुछ युवकों पर लगा है। बताया जा रहा है कि छेड़खानी का विरोध करने पर युवकों ने पीट कर छात्री की हत्या कर दी। वारदात के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। आपको बता दें कि घटना यमुनानगर इलाके की खीरी थाने की बताई जा रही है, जहां बीते सोमवार को स्कूल से अपनी चचेरी बहन के साथ लौट रहे छात्र की हत्या कर दी गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। देर शाम तक हंगामा चलता रहा। बवाल बढ़ता हुआ देखकर पुलिस कमिश्नर समेत कई आला अफसर मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। नहीं, नाम नहीं पता और तीन लोग त्रिपुरा के सामने मारा गया है। हाँ, घटना स्थल जो अस्पताल सामने वाले में तो मारे ना। अच्छा, जो अस्पताल है दोनों अस्पताल। अच्छा, परमानंद स्मारक इंटर कॉलेज में बच्चों के बीच कुछ विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसको टीचर्स के द्वारा शांत कराया गया। उसके बाद स्कूल छूटने के बाद बाहर में झगड़ा हुआ, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों के द्वारा पैरवी दी गई, इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको समाप्त कराया गया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। स्टूडेंट की क्या साहब, इस कांग्रेस के शासन के दौरान आप थानागाजी की घटना से, गैंगरेप की घटना से ले आप, मैं आपको 1000 से ज्यादा घटनाएं बता दूंगा। स्टूडेंट हो। कोटा में छात्र की आत्महत्या के बाद सियासत जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सिर्फ छात्र की मौत ही नहीं, कांग्रेस राज में इतने अपराध हो रहे हैं, कोई जांच नहीं होती। राजस्थान सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इस कांग्रेस के शासन के दौरान आप थानागाजी की घटना से, गैंगरेप की घटना से ले आप, मैं आपको 1000 से ज्यादा घटनाएं बता दूंगा। स्टूडेंट हो, महिला हो, किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, कितनी घिनौनी हत्याएं होगी है। कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि सरकार तुष्टीकरण की नीति पे चलती।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपनी बड़ी बहन से राखी बंधवाई है। इसका वीडियो सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि सीएम की बड़ी बहन विमला देवी एक बिस्तर पर बैठी हुई हैं और पास ही सीएम गहलोत बैठे हैं। विमला देवी काफी उम्रदराज है और अपने भाई को राखी बांधकर आशीर्वाद देती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो जोधपुर से सामने आया है। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री हनुमान लोक और कांग्रेस के सुंदरकांड पर बोले। कहा, मंत्री सारंग कांग्रेस से मिले, हमारी कामना है कि कांग्रेस केवल चुनाव के समय हिंदू बनने का प्रयास करती है। कर्नाटक चुनाव में इसी कांग्रेस ने हिंदू और हनुमान जी का विरोध किया था। साथ ही ये भी कहा कि भगवान का मंदिर कोई व्यक्ति नहीं बनाता। ये जो लोग बोल रहे हैं कमलनाथ का घमंड है। कांग्रेस का एक सर्वे हुआ है जिसमें यह भी कहा गया है कि अपनी नीतियों के कारण कांग्रेस बहुसंख्यकों से दूर होती जा रही है। साथ ही यह भी कहा कि बहुसंख्यकों के वोट पाने के लिए कांग्रेस हिंदू बन रही है। अच्छी बात है, करना चाहिए, पर सद्बुद्धि कांग्रेसियों को मिले, ये हम प्रार्थना करते हैं। देखिए, हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि हर एक व्यक्ति राम की शरण में आए, हनुमान जी की शरण में आए, सनातन धर्म का पालन करे, हिंदू धर्म का पालन करे। ये तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। पर कांग्रेस केवल चुनाव के समय हिंदू बनने की कोशिश करती है, बाकी समय तो हिंदुओं का विरोध करती है। यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बेंगलोर और कर्नाटक के चुनाव में तो कांग्रेस ने हिंदुओं का विरोध किया था। यही हनुमान जी महाराज का विरोध किया था। आज कांग्रेस हनुमान भक्त बन रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में बीजेपी की ओर से होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी को लेकर पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, नव मतदाताओं को जोड़ने के लिए प्लान बनाया गया है। नव मतदाता संग्राम अभियान का शुभारंभ किया गया है, जो कि चित्तौड़ से किया गया, जिसमें इंदिरा गांधी स्टेडियम में नव मतदाता संगम अभियान के अंतर्गत बॉलीवुड गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहेंगे। इसके बारे में जानकारी पार्टी के पदाधिकारी अनिल सिसोदिया ने दी। चित्तौड़गढ़ में एक विशाल नव मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे और साथ ही साथ नव मतदाताओं को जोड़ने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में राज्य के पहले सीआईडी थाना का गठन हुआ है। बता दें कि थाने का गठन राजा रानी कोठी डोरंडा में हुआ है। सीआईडी थाना के पहले थाना प्रभारी ब्रह्मदेव प्रसाद बने हैं। वहीं इस थाने के गठन को लेकर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने 11 अगस्त को आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सीआईडी को राज्य स्तरीय घोषित किया जाता है। इस थाने का क्षेत्राधिकार संपूर्ण झारखंड का होगा। वहीं राज्य के विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों को सीआईडी खुद अपने थाने में दर्ज कर उसकी जांच करेगी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। गाजियाबाद में हाथरस पार्ट 2 देखने को मिला है। बता दें कि क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के लोटस सृष्टि सोसाइटी में महिला गार्ड के साथ रेप की घटना घटित हुई है, जहां परिजनों ने गैंगरेप की धारा में मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि आज सुबह पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के बाद गाजियाबाद पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस रात में ही अंतिम संस्कार कराने में जुट गई थी। परिजनों ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद मीडिया के पहुंचते ही मौके से पुलिस अफसर निकल गए। मीडिया कवरेज ना कर सके, इसके लिए पूरे हिंडन समाचार स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई थी। साथ ही साथ परिजनों का यह भी कहना है कि उनके यहां रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। बावजूद इसके उन्होंने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी कि सूर्योदय के बाद ही अंतिम संस्कार कराया जाए, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। है जिसके साथ बहुत जाती हुई है, उसके साथ गैंग रेप किया गया है। सृष्टि करके एक सोसाइटी है, जेडसीसी करके उनकी सोसाइटी के जो गार्ड, उनके साथ उन्होंने गार्ड की ड्यूटी करता था। जो हमारी मदर मतलब पर डे 11 बजे 11:30-12 बजे लंच देने जाती है और लंच दे के आती है। उस कल के डेट संडे के दिन भी दे के गई। वो अच्छा फिट थी, जॉब कर रही थी, लेकिन 12:30-2 के बीच में उनको कॉल आता है घर से कि आपकी बच्ची वृंदावन हॉस्पिटल में एडमिट है,
बहुत सीरियस कंडीशन में, आप जल्दी पहुंच जाइए। वहां जाके देखा तो उनकी ऑक्सीजन की सारी नलियां लगी हुई थी, वो बोलने की बॉडी लैंग्वेज उसका कोई काम नहीं कर रहा था, आंखें भी बंद हो चुकी थी। काफ़ी देर तक सलाइन चलने के बाद जब कोई पता नहीं चला तो वहाँ से फिर रेफर कर दिया गया दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ भी चली दवा, फिर रात को करीब 3 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। हमें धमकी दिया जा रहा है, मेरे बेटे से धमकी दिया जा रहा है, तुम ज्यादा हमसे सवाल पूछोगे तो तुम्हारा रेप केस में नाम लगा देंगे बहन के साथ और तुम्हें अंदर करा जाएगा। ये किसने कहा? किसने कहा है? पुलिस वाले कह रहे थे। अच्छा, शमशान घाट पे क्यों आए आप? शमशान घाट में हम उनसे बोले थे हमारा ढूंढेरा बस्ती घर है, वहाँ ले चलिए, हम किराए पे रहते हैं, हमारे मिलने जुलने देखेंगे तो बोले हम ले जा रहे हैं। यहाँ लाके छोड़ दिया, मुझे नहीं पता है। खबर पर हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता नदीम जुड़ चुके हैं। जी नदीम, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, सबसे पहले तो आप जानकारी दीजिए, क्या है पूरा मामला, किस तरह से घटना घटित हुई? देखिए, ये मामला बीते दिनों का है। 2 दिन पहले ये घटना घटी थी जिसमें एक जो महिला सिक्योरिटी गार्ड है उसके साथ और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इसमें मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाया गया था क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। गंभीर हालत को देखते हुए सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने उस केस को कहीं ना कहीं हाथरस से देखते हुए, जिस तरीके से हाथरस में मामला हुआ था कि हाथरस का जो कांड था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विचलित कर देता है अगर कोई इसको सुनता है। उसी तरीके से उसके जब उसको शव को लेके आया गया तो उसको रात में ही उसका अंतिम संस्कार करने की जद्दोजहद में पुलिस लग गई और जिसके बाद वहाँ मीडिया को पता लगा, मीडिया भी वहाँ मौके पर पहुंची। मीडिया को मौके पर पहुंचने के बाद तुरंत वहाँ की लाइटें बंद करा दी। प्रशासन पूरी तरीके से इस मामले को अलग लेकर चलना चाहता था। गाजियाबाद प्रशासन इसको बिल्कुल मीडिया से और लोगों से बिल्कुल हटा के लेकर चलना चाहता था, क्योंकि वो वहाँ के मूल रूप के निवासी नहीं थे, वो गाजियाबाद के निवासी नहीं थे, वो किराए पर वहाँ रह रहे थे, जिनकी वो बेटी के साथ पूरा मसला हुआ था। हालांकि परिजनों का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं ये आरोप है कि हमारी बेटी का जो दाह संस्कार था वो सुबह होना चाहिए था, ना कि रात में होना चाहिए था। तो जिस तरह से यहाँ पर आपने जानकारी दी कि यहाँ पर पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध इसलिए बताई जा रही है क्योंकि पहली बात तो जब परिजन इस बात को लेकर बार बार रिक्वेस्ट करे कि अंतिम संस्कार सुबह किया जाता है तो उसको इतनी जल्दी क्यों है अंतिम संस्कार करने की। दूसरी बात यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि रिपोर्टिंग करने से भी रोकने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया गया है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले में पुलिस ने आगे क्या कोई कार्रवाई की शुरुआत की है इन दोनों ही काम करने के अलावा? देखिए, इसमें कार्रवाई की अगर बात की जाए तो शुरुआत में इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कार्रवाई उसी तरीके से चलती रही। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंची थी उसका इलाज चल रहा था। फिलहाल स्थिति ये देखी जा रही थी कि कहीं ना कहीं उसकी हालत में सुधार हो, उससे बातचीत की जाए तो पुलिस कुछ उन बयानों पर कुछ कार्रवाई करती, जिसके बाद देखा गया कि पुलिस ने अब पूरी तरीके से जो मामला था उसकी मौत के बाद पूरी तरीके से इस मामले को मोड़ दिया था, क्योंकि पुलिस को भी लग रहा था कि जिस तरीके से अगर बॉडी इनको सौंपी गई, क्योंकि बॉडी जिस तरीके से आई थी तो उसको पूरा उस पर पुलिस का कब्जा था बॉडी के ऊपर, क्योंकि एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस में से जो उसका चालक था उसको निकाल दिया गया था, उसको निकाल के अपने पास बिठाया गया था क्योंकि उसकी बॉडी नहीं निकालने दे रहे थे। क्योंकि इससे बड़ा सवाल ये हो गया था, पुलिस को कहीं ना कहीं ये पता लग रहा था कि ये सुबह में इस पर कहीं ना कहीं हंगामा करेंगे, रोड को जाम करेंगे, जिससे पुलिस डर रही थी और ये मामला तूल पकड़ता जाएगा। जी बिल्कुल, कई बार जी बिल्कुल नदीम, इसके अलावा परिजनों की यदि अब बात की जाए तो जिस तरह से पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आ रही है, परिजन आरोप लगा रहे हैं। अब आगे परिजनों का क्या स्टैंड रहने वाला है? आगे परिजन किस तरह से इसमें न्याय की गुहार लगाएंगे? देखिए, ये जो सोसाइटी का मामला है, सोसाइटी से कुछ ही दूरी पे ये परिजन रहते हैं, जहां परिजनों को बिल्कुल भी पुलिस पर भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से परिजन उनसे लगातार गुहार लगा रहे थे। गुहार लगाने के दौरान अब परिजन ये भी डरे हुए कि उन्होंने परिजनों ने बताया कि उन पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया कि अगर तुम ज्यादा इसमें टीकाटानी करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी इसमें केस लगा दिया जाएगा। इस तरीके से परिजन जो है काफी घबराए होते, डरे होते, जिससे जो गाजियाबाद पुलिस है कहीं ना कहीं उनका जो संदिग्ध इसमें मामला उनका नजर आ रहा है, क्योंकि वो उस तरीके से अगर जो एक परंपरा होती है, परंपरा से उसका अंतिम संस्कार होता है, उस तरीके से उसके जो उसका विधि विधान के साथ जो उसका अंतिम संस्कार था वो कराया जाता है। उसके बाद परिजन कहीं ना कहीं संतुष्ट होते और वो पुलिस पर भी कहीं ना कहीं भरोसा जताते। हालांकि जिस तरीके से ये घटना घटी है, पूरा वहाँ पर लाइट भी बंद कर दी गई थी जब मीडिया कवरेज कर रही थी। उसके बाद वहाँ पर कोई विजुअल कैप्चर ना हो जाए, पुलिस प्रशासन वहाँ से बिल्कुल हट गया था, अलग हो गया था और वहाँ से जाने का भी कार्य नहीं कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से परिजन बेटी को खोया है, बेटी को खोने के बाद लगातार उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी बेटी भी खोई,
और पुलिस का जो प्रकरण है वो भी लगातार वो झेल रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा नदीम, मीडिया के इस पूरे केस में आगे आने के बाद किस तरह से यहाँ पर प्रोग्रेस देख पा रहे हैं? क्या लगता है आपको कि मीडिया के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं परिजनों को न्याय मिलने की कुछ उम्मीद आपको नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से हाथरस कांड को देखा गया था उस तरीके से ही हाथरस कांड से पार्ट 2 कहा जा रहा था। तो गाजियाबाद में जितनी भी हेडलाइन थी, ब्रेकिंग थी, सब पार्ट 2 के नाम से चल रही थी। हालांकि परिजनों की अगर बात की जाए, जो परिवार है उसको कहीं ना कहीं न्याय मिल सके, तो पुलिस की अभी इसमें कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि जिस तरीके से मीडिया ने इस पूरे प्रकरण को उठाया है, उठाने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं उनको जो है न्याय मिलना चाहिए। और फिलहाल जो पुलिस है वो अपनी जांच में लगी हुई है और जो सोसाइटी है उस पर भी वहाँ जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि 3 दिन पुराना मामला है, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला हुआ था उस तरीके से ही इस बच्ची के साथ काफी दुखद घटना ये घटी थी, जिसके बाद इसका इलाज चल रहा था। एक बार भी ये बोल नहीं पाई थी, वेंटिलेटर पे थी और उसको यहाँ से गाजियाबाद से सीधा दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भेजा गया था, जहाँ पर उसका लगातार इलाज चल रहा था। हालांकि आस लगाई जा रही थी उस बच्ची से कुछ बात हो सके और उसके बाद आगे की बड़ी कार्रवाई हो सके, लेकिन जिस तरीके से बच्ची ने तो अपना साथ है वो जिंदगी से वो छोड़ दिया, उसके बाद जो परिजन है वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से घटना को पूरी तरीके से पुलिस ने मोमेंट जी। इसके अलावा नदीम, इसके अलावा जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बच्ची की यहाँ पर मौत हो गई है, एक आरोपी को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है या एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, क्या परिजन इस मामले में कुछ संदेह जता रहे हैं बाकी लोगों को लेकर? क्योंकि यहाँ पर गैंग रेप की घटना की बात की जा रही है। देखिए, गैंग का पूरा मामला इसमें सामने आ रहा है कि गैंग रेप हुआ है। उस तरीके से परिजन अभी संतुष्ट इसमें नहीं नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अगर पहले ही इसमें मामले को और पुलिस थोड़ा सहयोग करती तो परिजन इसमें खिलाफ नहीं होते और परिजनों ने लगातार इसमें सहयोग करने की बात भी कही थी। जिस तरीके से परिजन वहां पर इकट्ठा हुए थे, क्योंकि हालांकि ये लोग बाहर के रहने वाले हैं तो इतने इनके साथ लोग नहीं थे, लेकिन जिस मकान में ये रह रहे थे उस मकान के मालिक थे, उसके आस पड़ोस के लोग थे। क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई तो कुछ ना कुछ लोगों का जमाना लगना था, लेकिन जिस तरीके से इस घटना को पूरी तरीके से शर्मसार करने वाली घटना थी और उसके बाद जो पुलिस का रवैया था वो ठीक नहीं था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो अंतिम संस्कार है उसमें भी पूरी तरीके से पुलिस ने सहयोग नहीं किया, जिससे परिजन बहुत बेहद नाराज है। और वही मैं फिर दोहराऊंगा कि बेटी को खोने का तो साथ बेटी का खोने के साथ साथ जो पुलिस का प्रकरण है वो भी लगातार जो पीड़ित परिवार है वो झेल रहा है। इसके अलावा नदीम, मीडिया में इस मामले के आने के बाद क्या पुलिस के किसी अधिकारी का कुछ बयान आया है? क्या कुछ इनपुट आपको मिला है? देखिए, जब ये मामला हुआ था तभी पुलिस की इसमें बाइट आई थी, उसमें जो उनका बयान था तभी आया था, लेकिन अभी फिलहाल इसमें कोई बयान नहीं आया है। पुलिस इस मामले से बचती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर पुलिस बचती नजर नहीं आती तो रात का जो मामला है, जो लाइटें बंद कर दी गई, सब चीजें जो की गई हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा बचने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस अगर सहयोग करे तो काफी कुछ इसमें बेहतर हो सकता था। फिलहाल जिस तरीके से परिजन परेशान है वो बेहद ही उनके साथ निंदनीय घटना हुई है और पीड़ित परिवार काफी अपने रिश्तेदारों के साथ ही अभी भी आश्वासन में लगा हुआ है कि उन्हें अभी कोई न्याय मिल सके। जी, इस युवती के अंतिम संस्कार को लेकर अब क्या स्थिति है? क्योंकि मीडिया के आने के बाद पुलिस के अफसर वहां से निकल गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से जो अंतिम संस्कार था वो अवैध पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती वो शुरुआत की थी और शुरुआत करके उसका अंतिम संस्कार कराया जा रहा था। फिलहाल जो ये रात की घटना थी जिसमें पूरा प्रकरण देखा गया था कि जो परिजन थे वो काफी जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन उस तरीके से जो पार्ट 2 में फिर दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हाथरस कांड था उसी तरीके से इसको दोहराया जा रहा था। और पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की जो कार्रवाई थी वो सही तरीके से नहीं हो रही थी, उसी को अपने आप को बचाने के लिए ये कार्य इस तरीके का कार्य किया जा रहा था। जी बिल्कुल नदीम, तो जिस तरह से आप यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए था उससे परिजन पूरी तरह से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। मीडिया के आने के बाद मीडिया को ठीक से रिपोर्टिंग भी नहीं करनी दी गई, लाइट भी बंद कर दी गई है। अब मीडिया कर्मी जो हैं उनका वहां पर क्या स्टैंड है, किस तरह से कवर कर रहे हैं? और दूसरी बात, यहाँ पर परिजन पुलिस को लेकर तो पुलिस का जो सपोर्ट नहीं मिला उसको लेकर तो नाराज है ही, परिजनों के साथ ही साथ मीडिया का भी क्या रुख है अब इस केस को लेकर? देखिए, मीडिया जो लगातार इस कवरेज को लगातार कर रही है। साथ ही आपको बता दें, इसके साथ साथ एक प्रकरण और भी है जो कि थाना बेफिटी चल रहा है कि कुछ बच्चियों ने ब्लड निकाला था। उस प्रकरण को कहीं ना कहीं वो दूसरे प्रकरण से भी जो देखा जा रहा है कि दूसरा प्रकरण भी वहाँ सामने आया है बेफिटी थाना क्षेत्र का, जिस पर जो वहाँ की जो ACP हैं सलोनी अग्रवाल, उन्होंने भी काफी जो उसमें सपोर्ट करना चाहिए था वो सपोर्ट उनकी तरफ से नहीं मिला। फिलहाल मीडिया इस पर लगातार इसकी कवरेज कर रहा है और आगे इसमें जो इसकी कवरेज है वो दिखाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि जिस तरीके से परिजन है वो कहीं ना कहीं अभी भी। जी बिल्कुल नदीम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।